खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज के जनरल पद से हटा दिया था और फौज की कमान जनरल भोसले को सौंप दी गई थी। जापानी अफसरों ने मोहन सिंह को बंदी बना लिया था। सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में लाने के प्रयास यामामोटो ने तेज कर दिए थे। यामामोटो सुभाष से मिलने उनके पास पहुंचे। यामामोटो के स्वागत के लिए ऐना एमिली की मदद कर रही थी। अब आगे नेताजी, आप भाग्यवान हैं जो आपको ऐना जैसी सेविका मिल गई है। जिस तरह से एमिली के साथ मेरे स्वागत में लगी है, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। यामामोटो साहब, जो लोग अपने अंदर दुख से भरे होते हैं वो हमेशा हंसमुख रहते हैं। उनकी कोशिशें हमेशा दूसरों को खुश रखने की होती हैं। ऐसा क्या हुआ इस बूढ़ी मां को? इसका पति रोमेल सेना के साथ अफ्रीका के मोर्चे पर गया था। कुछ पता नहीं, युद्ध में मारा गया या युद्धबंदी बना लिया गया, और जर्मन सेना ने लापता समझ के उसकी फाइल ही बंद कर दी है। बहुत दुख हुआ ये सुनकर। इसके दर्द की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका बड़ा बेटा रूसी मोर्चे पर भेजा गया था। तोप के गोले से उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बताइए, आपका स्वराज्य का रास्ता कब तक आपको मिलने की संभावना है? जल्द ही, लेकिन आपके बिना संभव नहीं होगा। इसीलिए तो आपके पीछे लगा हूं। राजनीति और कूटनीति से बाहर आइए, एक शुभ चिंतक की तरह समझाइए। बताइए, जापान मेरी सहायता के लिए कितना उत्सुक है? उतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आज आपके सामने एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूं। 6 माह पहले टोक्यो से संदेशा आया था। बोस नाम के एक व्यक्ति बर्लिन में रहते हैं, उन पर नजर रखना है। वो क्या चाहते हैं, उनकी पूरी जानकारी मांगी गई थी। आपने क्या जानकारी भेजी? आपको संक्षिप्त में बताता हूं। मैंने कहा था, वो नेता नहीं, हिंदुस्तान की आजादी की मशाल है। और क्या क्या लिखा आपने? सुभाष बाबू, प्रधानमंत्री जनरल तोजो आपके पूर्वी एशिया पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी जी तो जनरल तोजो के पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं जल्द से जल्द सुभाष पूर्वी एशिया आए। कब आएगी वो घड़ी यामामोटो साहब? अब कोई विलंब नहीं है। कर्नल साहब, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। यामामोटो चले गए थे। सुभाष अपने इंडियन लीजन कार्यालय के लिए निकल लिए। मौसम का मिजाज उमस भरा था। आसमान पर बादल छाए थे। मौसम का मिजाज सुभाष के मन की बेचैनी बढ़ा रहा था। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विमान लग रहे थे। बर्लिन पर चढ़ाई हो चुकी थी। विमान गिर रहे थे और नाजी नेताओं की ढींगें धरी की धरी रह गईं। उनका कहना था बर्लिन को कोई छू भी नहीं सकता। उनकी चौतरफा तैयारी धरी रह गई। युद्ध बर्लिन की चौखट पर आ गया। क्या हुआ एमिली, इतनी परेशान क्यों हो? अपनी ऐना आंटी पर भयानक संकट। क्या अभी जो बम गिरे थे उससे? नहीं, जिस इमारत में ऐना आंटी का घर है उसके ऊपरी तल में नाजी की शाखा का एक छोटा सा कार्यालय है। ऐना आंटी के बेटे को नाजी नेता ने आदेश दे रखा है कि बालकनी में रोज झंडा लगना चाहिए। आगे बताओ, क्या हुआ? 10-11 साल का लड़का है। उठने में देर हो गई। जब नाजी दल के लोग आए तो झंडा लगा नहीं मिला। फिर क्या था, 4-5 नाजी कार्यकर्ताओं ने लड़के की जमकर पिटाई की और उसे सड़क पर फेंक दिया। ओह गॉड!
ऐना ने पड़ोसियों की मदद लेकर किसी तरह बेटे को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन लगता नहीं है वो बचेगा। मैं अस्पताल जा रही हूँ। रुको, अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिस्टर बोस, आप जैसे ऊंचे कद वाले व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का ख्याल रखिए। मानवता भी कोई चीज है, उसके आगे प्रोटोकॉल क्या मायने रखता है? मिस्टर बोस, उस लड़के की देखभाल का ही सवाल है ना, तो मैं जाता हूं एमडी के साथ अस्पताल, उसका पूरा ध्यान रखूंगा। आइए एडम ट्रॉय, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे देश को लगता है अब किसी की परवाह नहीं रह गई। ऐना जैसी बुजुर्ग महिला से कितना बलिदान चाहता है आपका देश। जापान की खातिर उसका पति ना जाने कब से गुम है। उसका बेटा रूसी मोर्चे पर शहीद हो गया। जर्मनी के झंडे के सम्मान में कितना कुछ खोया है उस महिला ने। उसके बचे हुए बेटे पर आज जर्मनी राक्षस की तरह टूट पड़े। ये कैसा राष्ट्रवाद है? झंडा लगाने में देरी हो गई तो ये बर्ताव। ये राष्ट्रवाद नहीं है, अनर्थवाद है। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ देर मैं एकांत चाहता हूं। देखो सुभाष, अपनी युवावस्था में हिटलर ने अत्याचारी यहूदियों को देखा है। कुछ यहूदी लड़कों ने 2-4 बलात्कार किए, उसका दंड करोड़ों यहूदियों को मिला। हमारे तानाशाहों के मुंह में खून का स्वाद लग चुका है। वो मांसाहारी पशुओं की तरह लाखों यहूदियों पर जुल्म करने पर तुले हैं। सही कहूं तो हिटलर मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है आज, और इस तरह हिटलर बदले की आग लेकर सफल नहीं होगा। एडम, मैं इस सब से उकता गया हूं। हिटलर खुद को समझता क्या है? 10-11 महीने हो गए, मुलाकात के लिए वक्त ही नहीं दे रहा। अब तो मुझे उससे मिलने की इच्छा भी नहीं रही। दूतावास जाकर ऐसा कोई रास्ता निकालो एडम, जिससे हिटलर के दरवाजे जाना ही ना पड़े। यह संभव नहीं है सुभाष। तुम्हारा पूर्व की ओर जाने का मार्ग बहुत संकट से भरा है। सागर के रास्ते पर ब्रिटिश और अमेरिका की नौसेना का गश्त रहता है। जर्मन जैसी नौसेना और वायुसेना की मदद मिलने पर ही आप जापान पहुंच सकते हो। इस समय तो मुझे अन्य कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। एडम, तुम्हारा कहना है कि मुझे हिटलर से मिलना ही होगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। बिना मिले पूरब की यात्रा का मार्ग खुलने वाला नहीं है। नेताजी को चर्चा में काफी रात हो गई थी। वो लौटे और जर्मन रेडियो सुनने लगे, जिस पर हिटलर बोल रहे थे। हिटलर को सुनते हुए सुभाष ऐना के लड़के की चिंता में डूबे हुए थे। तभी एमिली आई। एमिली, क्या हुआ ऐना के लड़के का? बेचारा खत्म ही हो जाता तो अच्छा होता, मुक्ति तो मिल जाती। क्या मतलब? उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। एमिली, नाजियों के जुल्म की छावनी में मेरा दम घुटने लगा है। देश की बड़ी आबादी पर जुल्म करना कहां का राष्ट्रवाद है? हिटलर का ऐसा झंडा किस काम का, जो अपनों के पेट में घुसकर लहराता हो? ऐसा राष्ट्र किस काम का, जो अपनी जनता को मौत की नींद सुलाता हो? मूर्ख है हिटलर, निरा मूर्ख। देखना, हिटलर का अंत चर्चिल के बमों से हो या ना हो, लेकिन यहूदियों की हाय से जरूर होगा। सुभाष, आप ऑस्ट्रिया चले आए। देखा, मैं तुमसे मिलने यहां भी आ गया। मैं आज बेहद खुले मन से बात करना चाहता हूं सुभाष। मुझे विश्वास है कि हिटलर की अस्थियां मॉस्को की सड़कों पर बिखरेंगी। लेकिन सुभाष,
यदि तुम्हारे रहते जर्मन हारा तो तुम्हारा अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। वो कैसे? विजेता राष्ट्र लुटेरों से बढ़कर होता है। हो सकता है कि तुम्हारा इस्तेमाल भी एक मोहरे की तरह ना हो। मान लो जर्मन हार गया और इंग्लैंड जीत गया, तो बर्लिन पहुंचते ही अंग्रेज नाजियों से तुम्हें मांगेंगे। तब वो मना करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि तुम्हारे जैसे दिलदार दोस्त का एक खिलौने की तरह इस्तेमाल ना हो। मैं चाहता हूं तुम पूर्वी एशिया के लिए उड़ान भरो। वो आसान नहीं होगी, क्योंकि वो उड़ान लंबी है। एडम ट्रॉय चाहते थे सुभाष जल्द से जल्द बर्लिन से निकल जाए। ट्रॉय ने मुसोलिनी से सुभाष की मुलाकात तय कर ली थी। ट्रॉय बर्लिन के फौजी हवाई अड्डे से सुभाष की रवानी कर रहे थे, तभी बम बरसाता विमान गुजरा। सभी तरफ अफरा तफरी मच गई थी। एमिली की घबराहट देखकर सुभाष बेचैन हो गए। क्या हुआ एमिली? तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी चिंता क्यों करते हो? एमिली, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। ये खुशी का दिन है। आप अपने उद्देश्य की उड़ान भरने जा रहे हो। वो छोड़ो एमिली, सच क्या है बताओ। पेट में पल रहा शिशु भी हरकत कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है। उसकी ही खुशी है। सर, विमान खड़ा है, जल्दी करें। एमिली, ऐसी स्थिति में तुम्हें छोड़कर जाना नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। आप ऐसा नहीं करें। अपने वतन के लिए जाना होगा आपको। और तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप ही तो कहते हैं भावना की अपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ होता है। ये मौका हाथ से निकला तो क्या? आपका लक्ष्य आपसे बहुत दूर चला जाएगा। चलिए जाइए, रोम के लिए उड़ान भरिए। रोम में ड्यूस से नेताजी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री सियानो और इकबाल सिदेई को प्रशासन भवन में रोककर रखा गया। नेताजी को महत्व मिलने से सियानो खुश नहीं था, लेकिन वो ड्यूस द्वारा गर्मजोशी से सुभाष का स्वागत करने से कुछ बोल नहीं पा रहा था। ड्यूस से बातचीत की शुरुआत सिदेई के बारे में चर्चा के साथ हुई। मिस्टर बोस, सिदेई ने रोम में 300 युद्धबंदियों का एक दल तैयार किया है। ड्यूस, सिदेई अविश्वसनीय है। उसे आश्रय देना ठीक नहीं है। मेरे साथ रहने वाले कई उसके प्रशंसक हैं। वो दूसरों के दिल में जगह बनाना जानता है। मिस्टर बोस, मुझे लगता है आप दोनों को आपके देश की खातिर एक मत हो जाना चाहिए। चलिए ड्यूस, आप कहते हैं तो सिदेई से मिलता हूं। हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन एक मुद्दे पर हमारे बीच समझौता बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा मुद्दा? हिंदुस्तान की अखंडता का मुद्दा। मैं अपना सिर काट कर दे सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दूंगा। समझौता मेरे शब्दकोश में नहीं है। आप ये नहीं समझेंगे। जान जाने के बाद ही टुकड़े हो सकेंगे। ठीक है, आप बगल वाले कमरे में बैठिए। सिदेई के आने का वक्त हो गया है। आओ सिदेई, सुभाष चंद्र बोस आए हैं। ड्यूस, आप मुझे उस व्यक्ति के साथ मत बांधिए। कांग्रेस ने उसका तिरस्कार किया, कम्युनिस्टों ने उसे धिक्कारा और बाबू ने पार्टी से बाहर कर दिया। 11 महीने से वो व्यक्ति हिटलर की चौखट पर पड़ा है। जर्मनी ने घास तक नहीं डाली है। मैं जानता हूं आपकी एक दौर की बातचीत हो गई, लेकिन आप बोस का उपयोग करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन संभल कर। कैसे हो इकबाल सदेई? ठीक हूं बोस।
इकबाल सिद्दई, मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ईमानदारी से बताना, आज तक दिल्ली के तख्त पर बैठकर किसी मुसलमान शासन ने राज किया या नहीं? आज तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर अकबर, शेर शाह, जहांगीर जैसे न्यायप्रिय बादशाहों ने बादशाहत की है। औरंगजेब जैसे कपटी बादशाह ने भी राज किया है। सभी प्रजापालक रहे, मुसलमान के रूप में राज नहीं किया। हिंदुस्तान छोड़ने से पहले मैंने बैरिस्टर जिन्ना के सामने प्रस्ताव रखा था कि हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। जनाब सिद्दई साहब, मतलब की खातिर अखंड संस्कृति वाले देश को मजहब के नाम पर जहरीला ना बनाएं। सुभाष, आपके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जवाब देना भी उचित नहीं समझता। मैं चलता हूं। अब बताइए मिस्टर बोस, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप मेरी पूर्वी एशिया जाने की व्यवस्था कीजिए। आप एक बार हिटलर से तो मिल लीजिए। रहने दीजिए। युद्ध वाले देशों से होकर लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इटली और जर्मन दोनों ही देश ये व्यवस्था करें तो बेहतर होगा। प्रभावशाली मित्र देशों के साथ वहां पहुंचोगे तो महत्व बढ़ेगा। ड्यूस, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हिटलर के सुरक्षा कवच के बीच उससे मिलना आसान नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें मिस्टर बोस, हिटलर आपसे मिलेंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे। मैं इसकी व्यवस्था करता हूं, यह संदेश हिटलर तक पहुंचाता हूं। अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूं ड्यूस। अच्छा, ठीक है। और हाँ मिस्टर सुभाष, एक बात और है, हिटलर से मुलाकात का रास्ता नहीं निकला तो भी मेरे पास ऐसे विमान चालक हैं जो आपको बर्मा में रंगून छोड़ आएंगे। यह भी सही है कि वो उड़ान बेहद खतरनाक होगी, लेकिन और कोई रास्ता है नहीं। सुभाष का हिटलर से मिलने का समय आ गया था। सुभाष हिटलर को मिलते समय उपहार देना चाह रहे थे, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या दें क्या ना दें। सुभाष ने एमिली की राय जाननी चाहिए। एमिली, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं। हाँ, समझ रही हूं। आप हिटलर से मिलने वाले हैं। आपकी आवाज में लक्ष्य पूर्ति का पहला जतन पूरा होने की खुशी सुनाई दे रही है। अच्छा एमिली, ये बताओ, शिष्टाचार में हिटलर को क्या देना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उलझे हुए व्यक्ति को क्या अच्छा लगेगा पता नहीं। बताओ ना, क्या दिया जाए उस भले आदमी को? कुछ दुर्लभ ग्रंथ दे सकते हैं, नहीं तो कोई तैल चित्र दे दो। वो चित्रकार ही तो था। उसके रंग तो कब के उड़ गए हैं। देखता हूं, कुछ तो देना है ना। 2 बार तारीख बदलने के बाद अंततः 29 मई 1942 की तारीख मुलाकात के लिए तय हुई। नेताजी को मिलने की मजबूरी थी, इसलिए तारीख पर तारीख के बाद मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। परस्पर विरोधी होने के बाद भी एडम ट्रॉय उद्देश्य और विचारधाराओं के चलते एक सूत्र में बंध गए थे। 28 मई 1942 को नेताजी सुभाष हिटलर से मुलाकात के लिए बर्लिन से रवाना हुए। विदेश मंत्री हेर वॉन रिबेनट्रॉप हवाई पट्टी पर नेताजी को लेने पहुंचे और प्रोफेसर वेइस का परिचय कराया। हिटलर का विशेष दूत मार्टिन बोरमन भी हवाई पट्टी पर मौजूद था। मिस्टर बोस, क्या आपके पास गीता का रहस्य के नए संस्करण की प्रति होगी? प्रोफेसर, क्या मांग रहे हैं आप? बोस, मैं बर्लिन यूनिवर्सिटी के रीडर पद पर काम कर रहा हूं। कालिदास, भवभूति व कई दिग्गजों के ग्रंथ मेरे घर की अलमारी में रखे हैं। लोकमान्य तिलक तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए मैं तिलक की गीता का रहस्य किताब मांग रहा हूं। मिस्टर हिटलर मेरे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ घूमने फिरने का अवसर मिल जाता है। चलिए,
भारतीय संस्कृति को जानने समझने वाले आप जैसे लोग हिटलर की गुफा में हैं। मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। कल की मुलाकात देखते हैं किस तरह की होती है। वक्त आ चुका था हिटलर से मुलाकात का। विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप, केपलर, राजदूत हेवेल हिटलर के अध्ययन कक्ष में मौजूद थे। हिटलर ने अपने अंदाज में कक्ष में प्रवेश किया और शुरू हुआ संवाद का सिलसिला। आजाद हिंद फौज के नेता, आपका अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए, आपके लिए उपहार लाया हूं। यह किसकी प्रतिमा है? ये भगवान बुद्ध की। बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। शांति, अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया था दुनिया को। सुभाष, शांति और अहिंसा। ओह, ये सज्जन मिस्टर गांधी से सीनियर हैं या जूनियर? श्रीमान, ये इस संसार के सभी लोगों के सीनियर हैं। अच्छा, ये बताओ नेताजी, बर्लिन में आपके दिन कैसे रहे? फ्री इंडिया सेंटर, इंडियन रीजन का काम कैसा चल रहा है? आपके सहयोग के लिए आभारी हूं। हिंदुस्तान की आजादी की आकांक्षा मुझे आप तक ले आई है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान को आजादी संघर्ष से मिलेगी। देश के लिए अपना खून तो देंगे ही। जर्मनी, इटली और जापान का आत्मीय साथ चाहता हूं। वो मिल जाए तो अंग्रेजों को मात दे देंगे। इटली और जापान को तो आपने अपने वश में कर रखा है सुभाष। मैं इससे खुश हूं। आप तो वरिष्ठ क्रांतिकारी हैं। आपसे मुलाकात होना मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन है। लेकिन सुभाष, मेरा मानना है हिंदुस्तानियों में पराक्रम की कमी है। मानो जैसे क्रांतिकारी पैदा करने का स्रोत ही सूख गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? युद्ध के समय ब्रिटिशों ने हमारे देश को फौलादी बंदीगृह बना दिया है। उसी फौलादी बंदीगृह से एक गुलाम देश का युवा आपके सामने बैठा है। दुनिया के एक ताकतवर तानाशाह का साथ लेने आया है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे देश का पौरुष खत्म हो चुका है? 1 लाख अंग्रेज बाहर से आकर 38 करोड़ लोगों की गर्दन को दबाकर गुलाम बनाए हुए हैं। इतने लोग मेरे पास होते तो अलेक्जेंडर की तरह मैं विश्व विजयी होता। योर एक्सीलेंस, गुलामी खत्म होगी और मेरा मानना है हिंदुस्तान आजाद भी होगा और जल्द होगा। कुछ भी कहो मिस्टर बोस, मानकर चलिए अभी 150 साल आपका देश गुलामी से बाहर नहीं आया। नहीं महामहिम, इस महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य बिखर जाएगा। आने वाले 5-10 सालों में हिंदुस्तान आजाद होगा। चलिए चलिए मिस्टर बोस, मान लेता हूं। देख रहे हैं आप, इस नक्शे को देखिए। जर्मन से हिंदुस्तान कितनी दूरी पर है? मैं अपनी सेना भी ठीक से नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करना व्यवहारिक भी नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हवाई मार्ग रास्ता है जो पश्चिम मोर्चे को देखते हुए संभव नहीं है। पर महामहिम, मुझे लगता है मॉस्को को खत्म हो जाने दीजिए। एक बार रूस के शव पर पांव रखा नहीं, वहां से हिंदुस्तान के लिए संघर्ष आसान होगा। जापान के युद्ध में शामिल होने को लेकर आपका क्या सोचना है? मिस्टर बोस, मैं नहीं जानता, पर पूर्वी एशिया में एक बार जापान सफल हो गया तो ब्रिटिश संकट में आ जाएगा। हमारे ऊपर भी दबाव कम हो जाएगा। ऐसा हुआ तो अच्छा होगा। महामहिम, मैं जानना चाहता हूं, जर्मनी हिंदुस्तान की मदद करेगा? मिस्टर बोस, हमने हिंदुस्तान की तरफ बढ़ना शुरू किया तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे। आप पूर्वी एशिया में बनी परिस्थिति का अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। आपके गांधी और नेहरू फासिज्म और नाजिज्म पर बहुत बोलते हैं।
पर सच तो यह है कि असहयोग और उपवास से कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मैं पूर्वी एशिया में रहकर सरहद पर क्रांति की आवाज को बुलंद करूंगा। महामहिम, मेरा आपसे आग्रह है, आप माइन काम्प से हिंदुस्तान को लेकर लिखे गए अध्याय को हटा दें। उसे लेकर ब्रिटिश एजेंट हिंदुस्तानियों को जर्मनी के खिलाफ भड़काते हैं। सुभाष, मैंने वो अध्याय जानबूझ कर रखा है, कहीं आपके देश की तरह जर्मनी में भी गुलामी वृत्ति में वृद्धि ना हो। फिलहाल आपकी सरहद की तरफ जाने का हमारा इरादा नहीं है। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।